चलिए सभी को राधे राधे। आज से हम लोग इंग्लिश पेडागोजी स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश के कंटेंट जो है वो श्लोका सर पढ़ा ही रहे हैं और पेडागोजी सेक्शन मुझे ही देखना है। तो इंग्लिश का पेडागोजी आज से स्टार्ट करते हैं और पहला चैप्टर हम लोगों का होगा एक्विजिशन एंड लर्निंग। लैंग्वेज जो है वो अपना आइडियाज़ को, अपना एक्सप्रेशन को व्यक्त करने का एक तरीका है। ठीक है, वो अपना फीलिंग्स, अपना आइडियाज़ एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज का एक माध्यम के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कि हर राज्य में हर तरह का लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, एक होता है फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज दो होते हैं, ओरल और रिटेन। ओरल होता है जो हम लोग बोल कर लैंग्वेज यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ओरल। ठीक है, और रिटेन होता है जो लिख कर हम लोग लैंग्वेज दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं, उसको बोलते हैं रिटेन। रिटेन लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा क्रेडिबल लैंग्वेज माना जाता है ओरल के मुताबिक। ठीक है, क्या रिटेन लैंग्वेज जो है ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा क्रेडिबल माना जाता है ओरल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये ओरल और रिटेन हो गया, दो तरह के फॉर्म्स होते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज हम लोग देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, पहला है लैंग्वेज इज symbolic and dynamic। ठीक है, दूसरा है लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर तीसरा है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर चौथा है लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी। ये वही है। ठीक है, लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी। और पांचवा है लैंग्वेज इज कॉम्प्लेक्स। लैंग्वेज इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये जो है ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में, असर्शन वाला क्वेश्चन में ये ज़्यादातर यूज होता है, इसलिए इसका 5 कैरेक्टरिस्टिक्स देखना जरूरी है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज जो है वो 5 हैं। क्या क्या है? लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक एंड डायनेमिक। लैंग्वेज जो है सिम्बॉलिक होता है और डायनेमिक होता है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। लैंग्वेज क्या है? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। फिर लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी। लैंग्वेज जो है वो आर्बिट्ररी की तरह यूज होता है। लैंग्वेज आर्बिट्ररी है। लैंग्वेज इज कॉम्प्लेक्स। लैंग्वेज जो है कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज है जो हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग एक्विजिशन और लर्निंग थोड़ा बहुत समझते हैं। एक्विजिशन मतलब होता है ग्रहण करना। ठीक है, लर्निंग मतलब होता है अधिगम या पढ़ना। ठीक है, तो एक्विजिशन में जो है हम लोगों को मेहनत नहीं पड़ता है। मेहनत इन द सेंस कि दूसरा कुछ एक्सेप्ट करना याद करके या उस पर प्रैक्टिस करके, ये एक्विजिशन में नहीं होता, ये लर्निंग में होता है। ठीक है, एक्विजिशन मतलब होता है ग्रहण करना। जैसे कोई बच्चा का मातृभाषा है, उसके कोई बच्चा जन्म लेता है, तो आसपास अगर बिहार में जन्म लेता है तो या तो भोजपुरी बोला जाएगा, या मगही बोला जाएगा, या मैथिली बोला जाएगा। ठीक है, या कहीं कहीं ठेठी यूज होता है। तो जो भी भाषा वहाँ का है वो बोला जाता है। तो बच्चे जो है अपने आसपास के, अपने इन्वायरमेंट के लैंग्वेज को सुन सुन के वो सीख जाते हैं। ठीक है, तो वो एक्विजिशन हुआ। ठीक है, अब जैसे कोई मैथिली क्षेत्र में बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, तो उनके आसपास जो है मैथिली बोला जाता है, तो बच्चे जो है वो मैथिली को एक्सेप्ट करते हैं, एक्विजिशन कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चा जो है मैथिली सीख जाता है बोलना।
लेकिन जब उसको लर्निंग करने बोला जाए तो जैसे वो स्कूल में गया, ठीक है, तो स्कूल में मैथिली कम बोला जाएगा, हिंदी बोला जाएगा या इंग्लिश बोला जाएगा, तो वहाँ पे उसको हिंदी या इंग्लिश जो सीखना पड़ेगा उसी को बोलते हैं लर्निंग, ठीक है। हम मदर टंग जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो मदर टंग जो है, मदर टंग सीखने के लिए हम लोगों को सिस्टमेटिक वे नहीं चाहिए, लेकिन हिंदी शुद्ध शुद्ध बोलना है, इंग्लिश शुद्ध शुद्ध बोलना है, उसके लिए एक सिस्टमेटिक वे चाहिए। तो जहाँ सिस्टमेटिक वे से सीखना पड़े उसको लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब लर्निंग समझते हैं हम लोग, एक्विजिशन समझ लिए, लर्निंग समझ लिए, अब हम लोग समझ लेते हैं एक्विजिशन एंड लर्निंग को अलग अलग बांट करके, ताकि कन्फ्यूजन हम लोगों को ना हो। अब देखिए एक्विजिशन यहाँ पे बीच में दे दीजिए एक लाइन, ठीक है। एक्विजिशन एंड लर्निंग आधा आधा बांट देते हैं। अब इसमें पढ़ते हैं, इसमें चाइल्ड फर्स्ट लैंग्वेज जो होता है वो होता है एक्विजिशन। चाइल्ड फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग मदर टंग, मातृभाषा भी बोलते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है, अच्छा ये तो हो गया एक्विजिशन का। अब लर्निंग का हम लोग देखते हैं। लर्निंग का होता है फॉर्मल नॉलेज, फॉर्मल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, फॉर्मल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, ये क्या है, चाइल्ड फर्स्ट लैंग्वेज, ये क्या है, फॉर्मल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा है पिकिंग अप अ लैंग्वेज, पिकिंग अप अ लैंग्वेज, यहाँ पे जी है, कर्सिव लिखने में थोड़ा सा हो जाता है व्हाइट बोर्ड पे, पिकिंग अप अ लैंग्वेज। फिर ये है नोइंग अबाउट अ लैंग्वेज, नोइंग अबाउट अ लैंग्वेज, ठीक है। फिर ये है सबकॉन्शियस, यहाँ पे सी होगा, गलत कैसे लिख देते हैं भाई, सबकॉन्शियस, ये होता है कॉन्शियस, ठीक है। ये होता है इम्प्लिसिट नॉलेज, ठीक है। लर्निंग होता है एक्सप्लिसिट नॉलेज, एक्सप्लिसिट नॉलेज, ठीक है। इसमें जो है फॉर्मल टीचिंग डज नॉट हेल्प, फॉर्मल टीचिंग डज नॉट हेल्प, इसमें होगा फॉर्मल टीचिंग हेल्प, फॉर्मल टीचिंग हेल्प, ठीक है। समझ में आ गया। एक्विजिशन और लर्निंग, एक्विजिशन में जो है चाइल्ड फर्स्ट लैंग्वेज है यानी मदर टंग होता है एक्विजिशन, ठीक है। लर्निंग होता है फॉर्मल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, ठीक। फिर दूसरा है पिकिंग अप अ लैंग्वेज, लैंग्वेज को पिक करना एक्विजिशन कहलाता है। नोइंग अबाउट अ लैंग्वेज, भाषा के बारे में जानना, ठीक है, वो होता है लर्निंग, ठीक है। इसमें पिक नहीं करता है स्टूडेंट, ठीक है, इसमें बच्चा जो है पिक नहीं करता है, भाषा के बारे में जानता है, लेकिन एक्विजिशन में जो भाषा जो सुनता है उसको पिक कर लेता है, ठीक है, उसमें धीरे धीरे खुद से सीखता है। ये सबकॉन्शियस होता है, ये कॉन्शियस होता है। इसमें इम्प्लिसिट होता है नॉलेज, इसमें एक्सप्लिसिट होता है, ठीक है। एक्विजिशन फॉर्मल टीचिंग हेल्प नहीं करता है एक्विजिशन को, लेकिन लर्निंग जो है फॉर्मल टीचिंग हेल्प करता है, ठीक है। लर्निंग ये एक्विजिशन एंड लर्निंग है, मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, ये पूछा जाता है सीटेट पेपर 1 में, ठीक है। इंग्लिश के बारे में एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 क्या बोला है वो हम लोग देखते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि
NCF 2005 जो है वो इंग्लिश के बारे में क्या बोला है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है वो इंग्लिश के बारे में क्या बोला है वो हम लोग समझते हैं। ये क्वेश्चन सीटेड पेपर 1 में पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखना है हम लोगों को, ठीक है। तो NCF 2005 जो है वो इंग्लिश के बारे में बोला गया है कि इंग्लिश जो है वो सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज। जैसा जैसा वो ऑब्जर्वेशन किया, अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उन्होंने कहा कि इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। जहाँ मल्टीलिंगुअल बोला जाता है, यानी बहुत सारी भाषा, 2 से अधिक भाषा बोली जाती है, वहाँ पे इंग्लिश जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज होता है। जैसे हम लोगों के इंडिया में, ठीक है, इंडिया में 2 से ज़्यादा भाषा बोली जाती है, मल्टीलिंगुअल कंट्री है इंडिया, इसलिए इसमें जो है 2 से ज़्यादा, मल्टीलिंगुअल मतलब ये होता है 2 से अधिक, ठीक है। जहाँ मोनोलिंगुअल होता है वहाँ एक भाषा का, मोनो मतलब एक होता है, बाय मतलब 2 होता है, और मल्टी मतलब बहुत सारा होता है, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा मान के हम लोग चलते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म में, कि मल्टीलिंगुअल जो है वो इंडिया कंट्री है जो मल्टीलिंगुअल है, जिसमें 2 से ज़्यादा भाषा बोला जाता है। तो इसमें इंडिया जैसी कंट्री में इंग्लिश जो है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज, क्या है, इंग्लिश जो है वो, इंग्लिश जो है ग्लोबल लैंग्वेज है, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है। फिर NCF 2005 के अकॉर्डिंग मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो रिसोर्स के रूप में होता है। मल्टीलिंगुअलिज्म जो है, मल्टीलिंगुअलिज्म जो है इज अ रिसोर्स, रिसोर्स की तरह हम लोग देखते हैं या देखना चाहिए मल्टीलिंगुअलिज्म को, क्योंकि हर कोई आदमी को हर कोई सब्जेक्ट या हर कोई भाषा, हर कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म अगर हो तो जो भाषा समझ में आए वही भाषा का लोग यूज करता है, तो वो रिसोर्स के तौर पे हो जाता है लोगों को अपना समझाने के लिए, ठीक है, अपनी बात रखने के लिए मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो रिसोर्स की तरह काम करता है, ठीक है। ये NCF 2005 के अकॉर्डिंग बोला गया है, और ये सीटेड पेपर 1 में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है ग्लोबल लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज के लिए, ठीक है। इसमें और कुछ जानना है हम लोगों को, ये ध्यान से देखते हैं हम लोग। अब देखिए, अब एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या है वो देखते हैं। एक होता है ओला, OLA, ऑफिशियल लैंग्वेज, ए से होता है एक्ट 1963, 1963, ठीक है। ये क्या होता है, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत के संविधान के अकॉर्डिंग ओला जो है, ओला का फुल फॉर्म होता है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। ओला वो क्या बोलते हैं, ईवी स्कूटी नहीं, ओला होता है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, 1963। ये बोला गया है कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश जो है एसोसिएट, इस छूट जाता है भाई, इंग्लिश इज एसोसिएट, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज को AOL भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो क्वेश्चन में कभी AOL दे दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसका मतलब होता है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश को माना गया है, ठीक है। वो किस आर्टिकल में माना गया है, वो माना गया है, वो माना गया है आर्टिकल 343(2), यानी आर्टिकल 343(2) में माना गया है कि इंग्लिश इज अ एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। और फिर हिंदी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है, ठीक है। हिंदी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है, ठीक है, ऑफिशियल
लैंग्वेज माना गया है किस आर्टिकल थ्रू? आर्टिकल 343(1), ठीक है। आर्टिकल 343(1), 343(1) के अकॉर्डिंग हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है, ठीक है। वही आर्टिकल 343(2) के अकॉर्डिंग इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में AOL भी दिया जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। और एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओला जो है यानी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि आर्टिकल 343(2) के तहत इंग्लिश इज एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है आर्टिकल 343(1) के अंदर, ठीक है। ये हो गया आपको NCF 2005 और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश के बारे में, ठीक है। एक चीज़ और हम लोग यहाँ समझ लेते हैं, जब एक्विजिशन की बात आती है तो एक्विजिशन में नॉम चॉम्स्की साहब जो है बहुत जोर से याद आते हैं। क्यों आते हैं वो हम लोग यहाँ समझते हैं, ठीक है। नोम चॉम्स्की, ठीक है, नोम चॉम्स्की साहब जो हैं वो याद आते हैं एक्विजिशन प्रोसेस जब पढ़ाई होता है। जैसे एक्विजिशन अभी पढ़ा रहे हैं ना, तो ये नोम चॉम्स्की साहब बहुत जोर से याद आ रहे हैं हमको। क्यों याद आ रहे हैं वो बताते हैं आपको। नोम चॉम्स्की साहब जो हैं उनका कहना था कि बच्चा जो है जन्म जो लेता है ना, तो जन्म के साथ साथ उनका एक इनेट एबिलिटी होता है, ठीक है, इनेट एबिलिटी होता है, ठीक है। अब इनेट एबिलिटी क्या होता है? बच्चे के अंदर लैड होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। नोम चॉम्स्की साहब का कहना क्या है, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें इनेट एबिलिटी होता है। क्या होता है इनेट एबिलिटी? लैड, जिसको लैड पढ़ते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। ये हर बच्चे में होता है, जिसके कारण वो जो है अपना मदर टंग जो है, मातृभाषा जो है वो सीख लेते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, जहाँ लैड की बात आएगा ना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये नोम चॉम्स्की साहब ने दिया है। और ये भी बोला गया है कि 5 इयर्स तक बच्चों को ये थोड़ा एक्टिव रहता है, ठीक है। 5 इयर्स तक इफेक्टिव रहता है। क्या रहता है? 5 इयर्स तक बच्चों में जो है ये इफेक्टिव रहता है। क्या? लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इनका कहना है कि बच्चे जब जन्म लेते हैं ना, तो उनमें इनेट एबिलिटी होता है, उनके अंदर एक डिवाइस होता है लैंग्वेज एक्विजिशन वाला, ठीक है, जो कि भाषा को ग्रहण करने वाला एक डिवाइस होता है, ठीक है, जो 5 साल तक इफेक्टिव होता है, जिसके कारण वो अपना मदर टंग या अपने आसपास के जो भी भाषा यूज होता है वो ग्रहण कर पाते हैं, वो इसी के कारण। तो वो कौन बोले? नोम चॉम्स्की साहब, ठीक है। तो वो एक्विजिशन पढ़ाए ना, तो वो ये याद आ गए, ठीक है। तो हम लोगों को एक्विजिशन एंड लर्निंग में यही पढ़ना है, इसी से क्वेश्चन आता है। अब और इस क्लास को यही ख़त्म करते हैं, आगे और भी है, फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज से इंग्लिश पेडागोजी स्टार्ट हो गया है। धन्यवाद।